हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम HR मॉड्यूल एंड पेरोल प्रोसेसिंग के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे और जितने भी इनसे रिलेटेड डॉक टाइप्स डॉक्यूमेंट्स जो ERP में यूज़ होते हैं दैट आल्सो विल कवर। सबसे पहले मैं आपको ERP का व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह से वहाँ पर HR मॉड्यूल यहाँ पे विजिबल होता है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके पास में अगर राइट्स हैं HR और पेरोल के तो लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पर HR मॉड्यूल दिखेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा जहाँ पे आप एम्प्लॉय बहुत सारे यहाँ पर डॉक टाइप्स दिख रहे हैं, अलग अलग कंपनी, ब्रांच, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम एक एक करके सबको कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक थोड़ा सा इसका UI का जो ओवरव्यू है उसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो हमारे टास्क हैं किसी भी जब डॉक टाइप को जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर फ़िल्टर करना, सर्च करना, वो सब किस तरह से होता है तो उस पर हम बात करेंगे। यहाँ राइट टॉप कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सर्च का बटन है, सर्च का बॉक्स है। तो आप यहाँ पर कुछ भी आपको अगर सर्च करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके अटेंडेंस सर्च करना है तो आप अटेंडेंस लिस्ट पे जा सकते हो। ऐसे ही एम्प्लॉय सर्च करना है, एम्प्लॉय लिस्ट पे जा सकते हो। और भी जितने भी ERP के अंदर क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स का एक टाइप होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ के डॉक्यूमेंट्स का एक टाइप है एम्प्लॉय डॉक टाइप, ऐसे ही अटेंडेंस डॉक्यूमेंट्स का टाइप है अटेंडेंस। यहाँ पर आपको उस जो टाइप है उसका डॉक्यूमेंट का, उससे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट एम्प्लॉय चेक इन तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एम्प्लॉय चेक इन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास में किसी भी पेज पे जाने के लिए। या तो आप HR मॉड्यूल पे यहाँ आए और कुछ चीज़ें यहाँ पेरोल मॉड्यूल में भी मिलेंगी तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, और यहाँ से किसी एक पेज पे आप जाएं, एम्प्लॉय के पेज पे या ब्रांच डिपार्टमेंट वहाँ पर, या फिर आप यहाँ से सर्च करके भी वहाँ पर उस पेज पर जा सकते हैं। जब आप लॉगिन, सपोज़ मैं आपको कुछ फ़िल्टर करने का और वो थोड़ा दिखाता हूँ। आप जब किसी को भी डॉक टाइप को जब ओपन करेंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट के पेज पे जब जाएंगे, जैसे एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स की पेज पे मैं अभी आ गया हूँ, तो ये जो व्यू हमें स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लिस्ट व्यू। यहाँ पर राइट में आप देखेंगे लिस्ट व्यू, ये वाला जो है। और लिस्ट व्यू के अंदर क्या होता है, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिस्ट फॉर्म में हमारे सामने इस तरह से विजिबल होते हैं। और कुछ जो उनके जो फील्ड्स हैं जो हमें रेगुलरली देखने होते हैं, जैसे स्टेटस, डिजिग्नेशन, ID, उन फील्ड्स को हम बाहर सेट करके रख लेते हैं। ये एडमिन सेट कर सकता है तो वो हमें डायरेक्टली यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर राइट में आप देखेंगे यहाँ लिखा है 14 आवर्स। इसका मतलब ये है कि 14 आवर्स पहले इस डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ अपडेशन हुआ है, इसको अपडेट किया गया है, कुछ चेंज किया गया है इसके अंदर। जब भी अपडेट किया गया है वो सारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप माउस किसी एक के ऊपर ले जाकर रोक देंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे ये डेट और टाइम भी आपको बता देगा कि कितने बजे किस डेट को ये डॉक्यूमेंट में चेंज किया गया है। उसके राइट में आप देखेंगे यहाँ पर कमेंट 0, मतलब इस डॉक्यूमेंट पे अगर कोई कमेंट किया हुआ होगा तो कमेंट कितने हैं तो वो यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर हार्ट का साइन है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करने लग जाते हैं। फॉलो करने का मतलब इस डॉक्यूमेंट में कल को कोई भी कुछ चेंज करता है, जैसे कि रिंकू कुमार के इसमें डॉक्यूमेंट में मैं गया, यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूँगा, यहाँ पे लास्ट नेम या कुछ भी इस एम्प्लॉय की इस डेटा में, तो वो तुरंत एक ईमेल जाएगा उस पर्सन के पास जो उस डॉक्यूमेंट को फॉलो कर रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ। ये यहाँ पर कमेंट और फॉलो का यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ पर कब वो अपडेट हुआ डॉक्यूमेंट उसका दिखा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको टोटल 20 रिकॉर्ड्स ये यहाँ पर दिखाएगा जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में जाएंगे। तो अगर आपको और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो आप यहाँ पर लोड मोर कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, और 20 डॉक्यूमेंट्स को ये फैच कर लेगा। फिर और 20 चाहिए तो फिर से लोड मोर पे क्लिक करेंगे और 20 फैच कर लेगा। लेकिन आप चाहते हैं 20 के ना होके मैं 100 के चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर 100 पे क्लिक कर दीजिए, तो एक बार में 100 डॉक्यूमेंट फैच कर लेगा। फिर लोड मोर करेंगे तो फिर से 100 डॉक्यूमेंट फैच करेगा। इस तरह से जो है आप इस लिस्ट व्यू में जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप फैच कर सकते हैं।
यहाँ पर टॉप में आपको यह दिखाता है कि अभी कितने डॉक्यूमेंट्स इसने यहाँ लिस्ट में दिखा रहा है नीचे, तो दिखा रहा है 20 ऑफ 175, मतलब टोटल डॉक्यूमेंट है 175, मतलब मेरे पास एम्प्लॉय के जो डॉक्यूमेंट्स है 175 हैं, उसमें से 20 मुझे भी विजिबल हैं सामने। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर ये सॉर्टिंग के लिए है, आप एम्प्लॉयज़ को सॉर्ट करना चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को किस आधार पे, नाम के आधार पे सॉर्ट करना चाहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे नेम से सॉर्ट हो गया है, डिसेंडिंग या असेंडिंग यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या आप आईडी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे शॉर्टिंग का यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट अपडेटेड ऑन यहाँ पर ये लगा रहता है। इसके लेफ्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर फिल्टर का बटन है। फिल्टर में बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस इज़ एक्टिव, ताकि हम बार बार हमें वो एम्प्लॉय ना दिखें जो एक्चुअली में एक्टिव नहीं है, तो ये जनरली बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहता है। अगर आपको कुछ और भी फिल्टर्स लगाने हैं तो आप ऐड ए फिल्टर करिए, और इस एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट में जितने भी फील्ड्स हैं, जैसे कि मैं किसी एक एम्प्लॉय पे गया, यहाँ पे जो फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम एक फील्ड है, मिडिल नेम एक फील्ड है, जेंडर एक फील्ड है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ एक फील्ड है, फादर नेम एक फील्ड है। तो जितने भी फील्ड हैं, किसी भी फील्ड के आधार पर आप उसको फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि मुझे फिल्टर करना है कि जिन लोगों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर 2023 से पहले की थी, मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर हम अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है डेट को फिल्टर करने के लिए। तो हमें तो क्या करना है, 1 अक्टूबर से पहले का करना है, तो मैं लेस देन और इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं चला जाऊँगा 1 अक्टूबर 2023, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये 119 जो एम्प्लॉय जो आए हैं, 119 जो एम्प्लॉयज़ आए हैं, ये वही एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर 2023 से पहले की है। तो इस तरह से हम और भी फिल्टर लगा सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि 1 अक्टूबर से पहले ज्वाइन किए थे और उनका डिपार्टमेंट व्हीकल डिपार्टमेंट है, तो अब आपके पास में 20 ऐसे रिकॉर्ड आ गए हैं। 20 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं व्हीकल डिपार्टमेंट में जिन्होंने 1 अक्टूबर से पहले ज्वाइन किया है। और भी आप अपने और भी फिल्टर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, जितने फिल्टर्स हम चाहें एक डॉक टाइप पे हम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ सारे फिल्टर्स। अभी क्योंकि वो स्टेटस का फिल्टर हट गया, तो इसलिए इनएक्टिव एम्प्लॉयज़ भी दिखाने लग गया। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ओके, इस तरह से हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे फिल्टर लगा सकते हैं, जितने भी जो भी फील्ड्स हैं हमें सर्च करना है। और कुछ फिल्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे रेगुलर काम आते हैं, तो वो यहाँ पर आपको विजिबल होंगे। जैसे नेम से आप सर्च करना चाहते हो किसी को, दिनेश, तो दिनेश के नाम से आ गए। कंपनी से फिल्टर करना चाहते हो, केवल HKM की आपको एम्प्लॉयज़ देखना है, तो यहाँ पे कंपनी का फिल्टर लगा सकते हो। केवल किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अगर आपको एम्प्लॉयज़ देखना है तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर जो रेगुलर जो काम आते हैं फटाफट फिल्टर्स, तो वो यहाँ पर विजिबल हैं। और कोई एडिशनल फिल्टर हमें चाहिए तो हम यहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट साइड में भी कुछ फिल्टर्स हैं, असाइंड टू, मतलब डॉक्यूमेंट जो है किसी को जब असाइन, सपोज किसी ने मुझे डॉक्यूमेंट असाइन किया है कोई, तो मैं यहाँ पे असाइन टू पे, यहाँ पे अभी मेरे पास कोई भी असाइन नहीं है, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, मतलब मुझे क्लिक करूँगा मैं, तो मुझे जो असाइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे यहाँ पे विजिबल होंगे। असाइन करने का मतलब होता है हम किसी डॉक्यूमेंट को किसी और पर्सन को रिव्यू करने के लिए भेजना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस डॉक्यूमेंट पे गया, मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट को असाइन करना किसी पर्सन को जो कि इस डॉक्यूमेंट को चेक करे, तो आप उसका पर्सन का ईमेल आईडी यहाँ पर ERP ID लिखो, नीचे आप लिख दो कि क्या आप कमेंट कर दो कि क्या आप चाहते हो, और इस तरह से आप उनको असाइन कर दो। क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किए, तो उसका फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हो। और टैग्स हम जनरली मेंटेन करते नहीं हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप टैगिंग कर सकते हैं, अलग अलग टैगिंग अपने हिसाब से, कुछ भी नए नए टैग्स आप बना सकते हैं यहाँ पर। और फिर आप अपने टैग से सॉर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। इस तरह से आप टैगिंग भी करके फिल्टर आउट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर में
हर डॉक्यूमेंट के यहाँ पर आपको मिलेगा ये ऐड करने का फीचर। जैसे यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय है, ऐसे ही अटेंडेंस के फील्ड में यहाँ मिलेगा ऐड अटेंडेंस, ऐड किसी और डॉक्यूमेंट में मिलेगा ऐड सैलरी स्लिप, या कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट टाइप में आप हैं तो उस डॉक्यूमेंट टाइप के लिए यहाँ पर ऐड का फीचर आपको मिलेगा। फिर ये 3 डॉट का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ एडिशनल अगर कोई ऑप्शंस हैं तो वो यहाँ पर आपको विजिबल होंगे। जैसे ये लिस्ट व्यू है, ऐसे ही एक और व्यू होता है रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू हमारे लिए हेल्पफुल होता है जब हमें डेटा एक्सपोर्ट करनी है और कुछ स्पेसिफिक फील्ड हमें चाहिए तो उनको हम ऐड करके और साथ में एक साथ हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिल्टर लगा सकते हैं। सपोज मैंने फिर से कहा कि मुझे उन एम्प्लॉयज़ की डेटा चाहिए जिन्होंने 1 अक्टूबर से पहले ज्वाइन किया था, तो मैं फिर से यहाँ पर एक वही फिल्टर लगाता हूँ। ओके, ये फिल्टर लगाने के बाद में यहाँ पर मैं जब देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर जितने फील्ड दिख रहे हैं वो मुझे सफिशिएंट नहीं है। मुझे ये सारे फुल नेम मेरे पास है, इमेज, कंपनी, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, स्टेटस, ब्रांच, ये सब है, लेकिन मुझे और भी फील्ड्स चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आप यहाँ मेन्यू पे क्लिक करेंगे और पिक कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ जितने भी फील्ड्स इस डॉक टाइप के अंदर होते हैं वो सारे फील्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो जो फील्ड आपको एक्सपोर्ट करना है वो फील्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। और आप देखेंगे जो जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपको वहाँ पर वो ऐड हो जाएंगे वो फील्ड्स। ये देखिए, तो ये सारे फील्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। तो जब ये पूरा सब ऐड हो जाए उसके बाद में आप जस्ट मेन्यू पे क्लिक करिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, एक्सपोर्ट ऑल 119 रोज। इसका मतलब क्या है, जितने भी फिल्टर हुए हैं टोटल वो इतने हैं, जबकि यहाँ पर स्क्रीन पे अभी अभी हमें कितने विजिबल हैं, केवल 20 विजिबल हैं। मतलब अगर हम लोड मोर करते जाएंगे तो और विजिबल हो जाएंगे, लेकिन हमें तो पूरा डाउनलोड करना है 119 का पूरा बल चंक। तो हम पूरे एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट ऑल 119, इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड हमारे पास में ये डेटा आ जाएगा एक्सेल फॉर्म में। इस तरह से तो हम इस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें बल्क में एडिट करना है कोई चीज़ तो भी ये जो रिपोर्ट व्यू है ये बहुत अच्छा है। सपोज मुझे कई लोगों का एक साथ चेंज करना है, मतलब फटाफट फटाफट चीज़ें एक्सेल की तरह, जैसे हम एक्सेल में एडिट करते हैं ऐसे में चेंज करना है, तो रिपोर्ट व्यू में आप आइए और यहाँ पर जो भी चीज़ें फील्ड आपको चेंज करने हैं वहाँ पर आप डबल क्लिक करिए और आप चेंज कर सकते हैं। किसी और में कुछ लिखना है, मतलब आप डबल क्लिक करके यहाँ पर फटाफट फटाफट से एक साथ बल्क में आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें एडिटेबल नहीं हैं क्योंकि वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से जनरेट हुई हैं अपने आप, फुल नेम जैसे यहाँ पर है, तो वो चीज़ें एडिट नहीं होंगी। बाकी आपकी कई चीज़ें यहाँ पर एडिट हो जाएंगी। तो यहाँ एक्सेल की तरह अगर हमें एडिट करना है कोई चीज़ें फटाफट फटाफट, तो भी आप इस रिपोर्ट व्यू का हेल्प लेके फटाफट फटाफट कर सकते हैं। सो ये है हमारा रिपोर्ट व्यू। फिर से हम लिस्ट व्यू में जाते हैं। हमारे केवल 2 ही मेजर काम के रहेंगे, लिस्ट व्यू एंड रिपोर्ट व्यू। सो ये जो हमने जो भी डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें हर डॉक्यूमेंट के अंदर रहेंगी। जैसे ये हमने डिस्कस किया एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट के लिए, ऐसे ही ये सारी चीज़ें अटेंडेंस डॉक्यूमेंट के लिए भी रहेंगी। अगर मैं आपको अटेंडेंस खोल के दिखाऊं, अटेंडेंस डॉक टाइप में भी सेम चीज़ें, ऊपर फिल्टर्स हैं, लेफ्ट साइड में भी फिल्टर्स हैं, टैग्स हैं, यहाँ पर टॉप में फिल्टर्स हैं, यहाँ पर सॉर्टिंग के फील्ड्स हैं, और फिर यहाँ पे ऐड का बटन है, मेन्यू का बटन है, लिस्ट व्यू, रिपोर्ट व्यू है। सो ये सारी सेम चीज़ें जो हैं आपको हर डॉक टाइप में मिलेंगी। जो भी हम खोलेंगे, अटेंडेंस खोलेंगे, पेरोल एंट्री खोलेंगे, सैलरी कंपोनेंट वाला खोलेंगे, जितने भी डॉक टाइप्स हैं हमारे पास, मतलब जितने भी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जब भी हम उसके पेज पे जाएंगे ये सारे ऑप्शंस हमको मिलेंगे और हम उस पर किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बल्क में एडिट कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल हैं। अब हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद में, तो हमारे पास जैसे मैं शुरू में बताया, या तो हम HR या पेरोल में क्लिक करके वहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वहाँ क्लिक करके किसी एक चीज़ पे जाएं, या हम ऊपर जस्ट सर्च पे करें।
और सर्च करना हमारे लिए हमेशा आसान रहेगा कि फटाफट फटाफट हमें चीज़ मिल जाएंगी, हमें जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। जस्ट सर्च पे गया और मैंने यहाँ पे लिखा अटेंडेंस, या एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में जाना है तो एम्प्लॉयज़ में लिखा, या मुझे कुछ और कहीं जाना है सैलरी कॉम्पोनेंट तो मैंने सैलरी कॉम्पोनेंट लिख दिया तो वहाँ चला गया। तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं केवल सर्च में यहाँ पे आप क्लिक करके। सो सर्च बहुत पावरफुल है, हमें सर्च का अच्छे से एडवांटेज लेना है। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम जाते हैं कोर एचआर टास्क के रिगार्डिंग, मतलब कोर एचआर में हम घुसेंगे तो उसमें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मास्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जितनी भी एचआर के जो इसमें काम होंगे वो बेस्ड हैं किसी एक कंपनी पे। जैसे कि हमारे पास अभी जयपुर में हमने क्रिएट कर रखी हैं हरे कृष्णा मूवमेंट, टचस्टोन फाउंडेशन एंड राधा कृष्ण मंदिर फाउंडेशन, 3 कंपनी हमने क्रिएट कर रखी हैं। जैसे ये कंपनी है हरे कृष्ण मूवमेंट, श्री राधा कृष्ण मंदिर एंड टचस्टोन। सो ये तीनों कंपनी हैं, ये कंपनी हमने क्रिएट कर रखी हैं और इन कंपनी के अंडर जो है डिपार्टमेंट्स होंगे। सो पहला मास्टर्स में मैं जाता हूँ डिपार्टमेंट्स में। तो यहाँ पे आपको सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे जो भी आपने क्रिएट किए हैं और जो अलग अलग कंपनीज में। सपोज यहाँ कंपनी का फिल्टर लगा दीजिए तो ये HKM के डिपार्टमेंट हैं जो भी मुझे विजिबल हैं। किसी एक डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो उसको डिपार्टमेंट की डिटेल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ कौन सी कंपनी का है, बस ये 2 ही चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नीचे जो है अप्रूवर जो है, शिफ्ट रिक्वेस्ट अप्रूवर, लीव अप्रूवर, एक्सपेंस अप्रूवर। तो आप क्या कर सकते हैं, बजाय कि आप एक एक एम्प्लॉय पे जाके लीव अप्रूविंग अथॉरिटी वहाँ पे डालें, आप डिपार्टमेंट लेवल पर जो है लीव अप्रूवर या एक्सपेंस अप्रूवर डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब एम्प्लॉय को लीव चाहिए तो वो खुद ही रिक्वेस्ट डाल सकता है ERP पर या एक ऐप के थ्रू। तो जब वो रिक्वेस्ट डाल देगा कि मुझे लीव चाहिए इस दिन, वो लीव की रिक्वेस्ट जो है वो जो लीव अप्रूवर है उस डिपार्टमेंट का उसके पास जाएगी एंड वो अप्रूव करेंगे तो अपने आप उनको लीव अलोकेट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है लीव अप्रूवर कौन होना है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और फ्यूचर में हम इसको मतलब मोबाइल ऐप से ही जो है जो एम्प्लॉय जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं लीव के लिए, एंड HOD जो है वो उस लीव को अप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सपेंस अप्रूवर का भी इसके अंदर पूरा सिस्टम है, हालांकि अभी हम डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे। तो एक्सपेंस अप्रूवर के लिए अगर डिपार्टमेंट लेवल पे कोई होना है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे ही होता है शिफ्ट रिक्वेस्ट अप्रूवर। शिफ्ट जो है वो जिनकी रेगुलर चेंज होती रहती है, 15 दिन ये शिफ्ट 15 दिन वो शिफ्ट, तो वो जो शिफ्ट है वो चेंज करने के लिए कौन अप्रूविंग अथॉरिटी है। हालांकि इसका काम हमें नहीं पड़ेगा क्योंकि HR जो होता है वो शिफ्ट चेंज करता है अपने केस में। लेकिन अगर मान लो एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट करना हो कि मैं मेरी शिफ्ट चेंज करवाना चाहता हूँ तो कौन उसकी शिफ्ट को अप्रूव करना चाहिए चेंज को, सो वो यहाँ पर डाला जा सकता है। सो जनरली ये अभी हम कोई भी तीनों में से काम नहीं ले रहे हैं। सो हमारे लिए केवल डिपार्टमेंट एंड कंपनी 2 ही यहाँ पे फील्ड रह जाते हैं। सो आपको अगर नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, ऐड डिपार्टमेंट का नाम डाला, ये कंपनी है ही एंड सेव, दैट्स ऑल। सो इस तरह से हम अपने डिपार्टमेंट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉलीडे लिस्ट। उससे पहले मैं एक बार डेजिग्नेशन बता देता हूँ। सो डेजिग्नेशन जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं सारे डेजिग्नेशन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। और डेजिग्नेशन क्रिएट करने के बाद में वो आप फ्यूचर में जब एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर हम लोग डेजिग्नेशन चूज कर पाएंगे। सो ये भी मास्टर्स में हम सेट कर सकते हैं पहले से। अब हम आते हैं हॉलीडे लिस्ट पे। सो हॉलीडे लिस्ट जो है जब भी हमें कोई नई हॉलीडे लिस्ट क्रिएट करनी है, मैं ऐड जैसे कि सेम स्ट्रक्चर आएगा ही पूरे ERP वाइड। तो हॉलीडे लिस्ट में भी सेम चीज़ें, ऊपर फिल्टर्स के ऑप्शन है, राइट साइड में सॉर्टिंग का बटन है और राइट टॉप कॉर्नर में ऐड का बटन है, लेफ्ट साइड में छोटे छोटे फिल्टर्स हैं। तो इस तरह से सेम स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। मैं ऐड हॉलीडे लिस्ट पे गया, इस हॉलीडे को मुझे एक नई हॉलीडे लिस्ट मुझे बनानी है, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, वीक ऑफ कुछ, सपोज हॉलीडे लिस्ट 2024 ये नाम दे दिया। कब से कब ये हॉलीडे लिस्ट रहेगी वो डेट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब नीचे हमें हॉलीडेज ऐड करने हैं। तो हॉलीडेज ऐड करने के लिए ERP के अंदर ऑलरेडी अच्छी फंक्शनैलिटी है, आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं
और स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिवीज़न। ऐड टू हॉलीडे जब आप करेंगे तो ये वहाँ की हॉलीडेज उठा के ले आएगा एपीआई से। तो ये मतलब आप शुरुआत इसके साथ कर सकते हैं ताकि आपको मेजर हॉलीडेज जो हैं वो डायरेक्टली इस तरह से मिल जाएं। फिर आप जो हटाना चाहते हैं जो हॉलीडेज़ को, उनको आप यहाँ से हटा सकते हैं डिलीट करके, और जो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी हॉलीडेज आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये तो हो गया एक अपनी जो फेस्टिवल हॉलीडेज़ है। इसके अलावा आपको वीकली हॉलीडेज़ भी ऐड करनी होंगी। वीकली ऑफ, सपोज संडे वीकली ऑफ है तो क्लिक किया ऐड टू हॉलीडेज़, तो क्या करेगा, सारे जो संडे हैं उनको ये हॉलीडेज़ की लिस्ट में ऐड कर देगा। सो इस तरह से ये हमारी हॉलीडे लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, फेस्टिवल हॉलीडेज़ प्लस वीक ऑफ हॉलीडेज़। तो इसके साथ में हमारी टोटल हॉलीडे लिस्ट प्रिपेयर होगी। अगर आप कहें अब कि सबका वीक ऑफ संडे नहीं होता, किसी का वीक ऑफ मंडे या ट्यूसडे भी होता है, तो उस केस में आपको उन सभी वीक ऑफ को ध्यान में रखते हुए अपनी अलग अलग हॉलीडे लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर 7 हॉलीडे लिस्ट क्रिएट कर रखी हैं और सबका जो वीक ऑफ है वो अलग अलग है। जैसे इसके अंदर वीक ऑफ मैंने सैटरडे डाल रखा है, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ सैटरडे जो है वो वीक ऑफ है। तो अगर कोई एम्प्लॉय जो कि जनरल संडे वाला वीक ऑफ का केस नहीं है, तो उसमें हमें उसको कोई दूसरा जो वीक ऑफ है वो वाला हॉलीडे लिस्ट हम सेट करेंगे। ये हम सेट कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट 90% एम्प्लॉयज़ के लिए तो संडे का वीक ऑफ ही उनका क्या रहेगा, हॉलीडे लिस्ट रहेगा। तो ये जो हॉलीडे लिस्ट है संडे का, ये आप कंपनी वाइड सेट कर सकते हैं, मतलब कंपनी में जाके वहाँ पर, सो कंपनी में ये एडमिन सेट कर पाएंगे। तो आप वहाँ देखेंगे डिफ़ॉल्ट हॉलीडे लिस्ट एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर सेट कर दिया हमने वीक ऑफ संडे हॉलीडे लिस्ट। मतलब हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उन पे सब पे बाय डिफ़ॉल्ट हॉलीडे लिस्ट कौन सी लगेगी, संडे वाली। अब अगर आप कहें कि कोई कुछ एम्प्लॉयज हमारे स्पेसिफिक हैं, तो आप एम्प्लॉय लिस्ट में जाइए और उस एम्प्लॉय पे क्लिक करिए, अटेंडेंस एंड लीव्स में जाइए, यहाँ हॉलीडे लिस्ट में आप वो स्पेसिफिक हॉलीडे लिस्ट यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप यहाँ कोई भी हॉलीडे लिस्ट स्पेसिफिक नहीं डालते हैं तो इसका मतलब है कि वो कंपनी में जो हमने हॉलीडे लिस्ट सेट कर रखी है वो उसी के आधार पर उसकी फर्दर चीज़ें कैलकुलेट करेगा। सो हमें सबकी हॉलीडे लिस्ट डिफाइन नहीं करनी सारे एम्प्लॉयज़ की, केवल उन्हीं एम्प्लॉयज़ की हॉलीडे लिस्ट डिफाइन करनी है जिनका वीक ऑफ संडे से अलग है। तो इस तरह से हम हॉलीडे लिस्ट को सेट कर सकते हैं। ये जो हॉलीडे लिस्ट है ये, क्योंकि अभी आप देखेंगे ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, तो ऐसे ही हमें हर साल के शुरुआत में हमें ये हॉलीडे लिस्ट क्रिएट करनी होगी 1 जनवरी को, और एक बार के लिए हमें ये सेट करना पड़ेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ताकि हम पूरे साल भर उसको यूज़ कर सकें। और जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है और जिसका वीक ऑफ संडे नहीं है, तो भी हमें उस एम्प्लॉय के अटेंडेंस लीव वाले सेक्शन में जाना होगा और वहाँ पर हमें वो हॉलीडे लिस्ट को सेट करना होगा। सो दिस वाज अबाउट हॉलीडे लिस्ट। नेक्स्ट शिफ्ट्स। शिफ्ट जो है उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। शिफ्ट टाइप एक्चुअली इसको बोलते हैं, मैं इसको शिफ्ट टाइप लिख देता हूँ। शिफ्ट टाइप डॉक्यूमेंट है, इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप शिफ्ट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी आपकी शिफ्ट हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं, तो आप एक शिफ्ट बना सकते हैं सुबह 9 बजे से 6 बजे तक, और उसमें आप थोड़ा सा पीरियड दे सकते हैं कि 9 बजे से पहले कितने देर पहले तक वो आ सकते हैं, मतलब पंच कितनी देर पहले कर सकते हैं, 8:30 से शुरू कर सकते हैं पंचिंग, या शाम को 6 बजे से 6:30 बजे तक पंचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा वो जो ये जो शिफ्ट है इसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर शिफ्ट टाइप में आप कर सकते हैं। और ये जो शिफ्ट टाइप है यही वो चीज़ है जिसके आधार पर जो है जो बायोमेट्रिक से जो पंच आएंगे, जो उनके चेक इन पॉइंट्स आएंगे, उनको उनके आधार पर वो क्या करेगा, अटेंडेंस को सेट करेगा शिफ्ट के आधार पर ही। सो जो शिफ्ट है वो हमें थोड़ा केयरफुली सेट करना है। तो क्योंकि जयपुर में हमने क्या फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट टाइम एंड टाइम जो है वो हमने क्या रखा, सुबह 3 बजे से रात को 11 बजे एंड टाइम। मतलब
जिसमें कि सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे, सारे के सारे। कोई सुबह 3 बजे आता है, कोई 4 बजे आता है, कोई 6 बजे आता है, कोई 9 बजे आता है, कोई 10 बजे आता है, कोई 12 बजे जाता है, कोई 6 बजे जाता है, कोई 9 बजे जाता है, कोई रात को 12 बजे जाता है। तो सारे के सारे केसेस को कंसिडर कर लिया केवल हमने एक ही शिफ्ट में। तो इससे क्या होगा, हमें कई सारी शिफ्ट बनाने की हेडेक नहीं है। क्योंकि अगर आप मल्टीपल शिफ्ट बनाते हो अलग अलग एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, और अगर आप सब एम्प्लॉयज़ को उसके हिसाब से सेट नहीं करते हो, और अगर आप सिस्टमेटिक नहीं चलते हो, तो क्या होगा, आपके बायोमेट्रिक से जो पंच आई है उसके आधार पर आपकी अटेंडेंस सही नहीं लगेगी। मान लो आपने किसी एक एम्प्लॉय को शिफ्ट, आपने इस वीक में ये डाला हुआ है, नेक्स्ट वीक में वो किसी दूसरे टाइम पे आ रहा है और आप शिफ्ट चेंज करना भूल गए उस एम्प्लॉय की, तो वो तो पुराने जो बायोमेट्रिक के जो आ रहे थे उसी के आधार पर ही शिफ्ट अलोकेट करेगा, और उस हिसाब से अगर वो देखेगा तो वो पाएगा कि ये तो एब्सेंट था। सो हमें जो है शिफ्ट को थोड़ा सा सिंपल कर देना है, कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, या अगर हम इसे कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें ध्यान रखना है कि हर एम्प्लॉय को सही शिफ्ट जो है वो असाइन कर रखी है हमने। अगर हमने सही शिफ्ट असाइन नहीं कर रखी है तो जो भी चेक इन्स आएंगे उसके बायोमेट्रिक से, उससे सही अटेंडेंस नहीं लगेगी। सो इसको अवॉइड करने के लिए ही हमने क्या किया है, सुबह 3 बजे से रात को 23, मतलब रात को 11 बजे तक हमने टाइम रखा है शिफ्ट का। और उसमें भी सुबह 60 मिनट का और रात को भी 60 मिनट का। मतलब कहने का है ये है कि सुबह 3 बजे से 60 मिनट पहले चले जाओ, मतलब सुबह 2 बजे, और रात को फिर 23 से फिर से 60 मिनट आगे निकालो तो रात को 12 बजे तक। तो एक्चुअली में हमने चेक इन करने का टाइम क्या दिया है, सुबह आप 2 बजे से रात को 12 बजे तक जो है आप चेक इन कर सकते हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो टोटल वर्किंग आवर्स है वो 7 आवर्स से ऊपर होना चाहिए, ताकि हम आपको क्या कंसिडर करें कि आप प्रेजेंट हैं। और ये 7 आवर्स किस बेसिस पे कैलकुलेट होंगे वो आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट चेक इन एंड लास्ट चेकआउट, कितनी भी बार उसने चेक इन किया हो दिन में, चेक इन मतलब कितनी भी बार उसने बायोमेट्रिक में जाके अपना एंट्री किया हो, लेकिन जो फर्स्ट चेक इन होगा और लास्ट जो चेकआउट होगा उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हम कंसिडर करेंगे वर्किंग आवर्स। सो अगर वर्किंग आवर्स 7 आवर्स से ऊपर है तो हम उसको फुल डे कंसिडर करेंगे, अगर 7 से कम है तो हम उसको हाफ डे कंसिडर करेंगे, और वर्किंग आवर्स अगर 3 से कम है तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, एब्सेंट। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह से जो है अपना एब्सेंट, प्रेजेंट एंड हाफ डे कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे चेक इन का टाइम कितना, 60 मिनट्स, मतलब पहले और बाद में कितनी देर तक। और तो हमने सुबह 2 बजे से रात को 12 बजे तक इसको ले लिया। फिर नेक्स्ट है मार्क ऑटो अटेंडेंस ऑन हॉलीडेज। इसको आप टिक करके रखना है, ताकि हॉलीडेज़ के दिन भी कई लोग जब आते हैं, वीक ऑफ है उनका लेकिन वो आए हैं, उसका बाद में आप उसको इंसेंटिव या कुछ एडिशनल सैलरी आप उसको देंगे, तो उसके लिए ये आप टिक करके रखेंगे तो आपके पास में वो अटेंडेंस भी आएगी जो हॉलीडे के दिन वो आए हैं, तो आप उसको भी बाद में यूज कर सकते हैं ERP के अंदर कुछ कस्टमाइजेशंस करके, और हम उसको यूज कर सकते हैं। सो बेटर है वी टेक दिस मार्क ऑटो अटेंडेंस ऑन हॉलीडेज। लेट एंट्री एंड अर्ली एग्जिट, ये जो ऑप्शन है ये इस केस में हमारे पास अवेलेबल, मतलब हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो सुबह 2 बजे से रात को 12 बजे तक कर रहे हैं, तो क्या लेट एंट्री और क्या लेट एग्जिट, क्योंकि अलग अलग टाइम पे लोग आ रहे हैं। लेकिन जब हम स्ट्रिक्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं शिफ्ट्स का, कि 9 बजे से 6 अलग अलग शिफ्ट सबकी डाल रहे हैं और उसके हिसाब से ही फॉलो हो रहा है सब कुछ, तो फिर हम इसको इनेबल कर सकते हैं। तो हमें ये भी पता चलेगा कि कौन से एम्प्लॉय ने कितना लेट एंट्री की, कितना अर्ली एग्जिट किया है। सो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। या हॉलीडे लिस्ट को आप खाली छोड़ना है, कुछ नहीं डालना है इसमें, क्योंकि हॉलीडे लिस्ट हम मेंटेन कर रहे हैं कंपनी लेवल पर। एंड सेकंड, अगर कोई एम्प्लॉयज़ अगर स्पेसिफिक वीक ऑफ वाले हैं तो उनके लिए एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट में जाकर हम वहाँ पे सेट कर रहे हैं। सो ये हॉलीडे लिस्ट सेट करने का, सॉरी ये शिफ्ट टाइप सेट करने का प्रोसीजर हो गया। जैसे हमने डे शिफ्ट बनाया, ऐसे ही हमने एक नाइट शिफ्ट बनाया, जिसमें हमने कह दिया कि शाम को 6 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक कोई भी पंच करता है, मतलब जिस एम्प्लॉय को हम अलोकेट करेंगे नाइट शिफ्ट, तो उसका प्रेजेंट कंसिडर कर लिया जाएगा अगर 7 आवर्स से अबव है तो सेम ये नाइट शिफ्ट के लिए बना लिया, एक डे शिफ्ट के लिए बना लिया।
तो इस तरह से हमने शिफ्ट रेडी कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉय पर, मतलब एम्प्लॉय के अंदर अब हम कहाँ पे सेट करते हैं शिफ्ट वगैरह ये सब। जब आप एम्प्लॉय पर जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे अटेंडेंस के अंदर ही यहाँ पे आपको दिखेगा डिफ़ॉल्ट शिफ्ट, डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। सो हर एम्प्लॉय को आप एक शिफ्ट अलोकेट करेंगे जब तक कि वो एम्प्लॉय की शिफ्ट रेगुलर चेंज नहीं हो रही है। कोई एम्प्लॉय जिसकी शिफ्ट हर 15 दिन में चेंज होती है तो उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट शिफ्ट जो है वो मत डालिए। नहीं तो क्या होगा कि 15 दिन के लिए एक्चुअली में आपकी शिफ्ट अलग थी, 15 दिन के लिए अलग थी, तो वो यहाँ से अगर आप डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो वो पूरे 30 दिन के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे उसकी अटेंडेंस तो वो एक ही दिखाएगा और वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है। सो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर शिफ्ट केवल उन्हीं एम्प्लॉय के लिए डालना है डिफ़ॉल्ट शिफ्ट में जिन एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट रेगुलर चेंज नहीं होती। ऑल्सो उन एम्प्लॉयज़ का जिनका अटेंडेंस हम खुद मार्क करते हैं मैनुअली, जिनका हम बायोमेट्रिक से नहीं लेते, उनके केस में भी डिफ़ॉल्ट शिफ्ट में हमें यहाँ पर खाली रखना है ताकि वो उनकी एब्सेंट ना लगाए बायोमेट्रिक्स। क्योंकि बायोमेट्रिक का प्रोसीजर क्या है, बायोमेट्रिक से चेक इन अगर आया तो वो प्रेजेंट करेगा, अगर चेक इन आया ही नहीं तो उसको एब्सेंट कर देगा वो। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि मैं रिपीट करता हूँ, जिन दो केसेस में हमें इसको खाली रखना है, डिफ़ॉल्ट शिफ्ट को खाली रखना है दो केसेस में। पहला केस किसी एम्प्लॉय की जिसकी शिफ्ट रेगुलर चेंज होती है, 15 दिन में पहले ये थी फिर वो चेंज हो रही है, उस केस में हमें इसको खाली रखना है। दूसरा केस ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी अटेंडेंस हम बायोमेट्रिक से ना लेके हम मैनुअली फीड करते हैं, ऐसे केसेस में भी हमें इसको खाली रखना है। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है डिफ़ॉल्ट शिफ्ट में। हॉलीडे लिस्ट हमने डिस्कस कर ही लिया कि हॉलीडे लिस्ट कब डालना है, केवल उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए जिनका वीक ऑफ संडे नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ दिख रहा है अटेंडेंस डिवाइस आईडी, इसके लिए भी हमें बहुत केयरफुल रहना है। बायोमेट्रिक में जब आप किसी का फिंगरप्रिंट लेते हैं और वहाँ पे जब सेट करते हैं तो वहाँ पर एक डिवाइस आईडी आपको मिलती है, वो डिवाइस आईडी आपको यहाँ डालनी है। ये आईडी आपके लिए हेल्पफुल होगी अटेंडेंस को लिंक करने के लिए। तो जब अटेंडेंस मार्क होगी तो इसी आईडी के आधार पर लगेगी, तो आपको बहुत ही केयरफुली ये सही आईडी सेट करनी है एम्प्लॉय के अंदर। बाकी जो चीज़ें हैं जो सिंपल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर फील्ड्स हैं, वो सारे फील्ड्स जो हैं हमें सेट करने हैं एम्प्लॉय के ज्वाइनिंग रिगार्डिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन, अटेंडेंस, लीव, सैलरी, पर्सनल प्रोफाइल, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं एक एक करके। तो ये एम्प्लॉय का डेटाबेस मैनेज करने के लिए हमारे पास में सारी फैसिलिटी यहाँ पर है। कुछ फील्ड्स अगर हमारे पास यहाँ पर विजिबल, अगर हम चाहते हैं कि कुछ एक दो कुछ एक्स्ट्रा फील्ड भी हम ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है। आप जस्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को अगर आप बताएंगे तो वो लोग कस्टमाइज करके एक दो फील्ड्स और यहाँ पर डाल सकते हैं, तो वो डेटा भी आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉय डेटाबेस मैनेजमेंट में हम बात करेंगे कनेक्टिंग विद ERP यूज़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एम्प्लॉय ओपन करेंगे तो यहाँ यूज़र डिटेल्स आपको दिखेंगे और यूज़र डिटेल में यूज़र आईडी का एक फील्ड है। इसका मतलब ये है कि इस एम्प्लॉय प्रोफाइल को आप किसी ERP यूज़र से कनेक्ट करने जा रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि कल को वो जो ERP यूज़र है वो अपनी एम्प्लॉय प्रोफाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वो कर सकता है, जैसे कि लीव की रिक्वेस्ट डालना या कुछ अपना सैलरी शीट डाउनलोड करना, मतलब उस एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें उसको HR में ज़रूरत पड़ती हैं उसको इवन डायरेक्टली HR को फ़ोन करने की या कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ERP ID से वो कई चीज़ें जो है यहाँ पे कर सकता है। तो उसके करने के लिए ज़रूरी है हमें कि ये जो एम्प्लॉय है इस एम्प्लॉय की ERP ID यहाँ पर आपके डाल देनी है। और जब आप ERP ID यहाँ पर डालेंगे, एक और हमें फ़ायदा क्या मिलेगा यहाँ पर, जब ERP ID हम डालेंगे यहाँ पे, उससे क्या होगा कि जब आप सैलरी शीट जब जनरेट करेंगे तो इस यूज़र की जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर ऑटोमेटिकली उनकी सैलरी स्लिप भी चली जाएगी। और ये सैलरी स्लिप उनकी आईडी पे जाए इसके लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे सेट करनी है, उसमें बाद में भी आऊँगा। एक पेरोल सेटिंग्स होता है, अभी यहाँ पर आई थिंक विजिबल नहीं है क्योंकि ये एडमिन के राइट्स यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि
जो आप यहाँ सेट करेंगे उस पर सैलरी स्लिप भी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो यहाँ पर आप सही यूज़र इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट यूज़र परमिशन। मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको, अगर ये टिक है तो आप इसको अनटिक कर दीजिए और इसको आप ब्लैंक रखिए। नहीं तो क्या होगा, ये क्या करता है, सपोज ये एम्प्लॉय प्रोफाइल किसी की है, एक पर्सन की जो कि HKM में है, हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर कंपनी में इसमें है, तो जैसे ही इस पर ये टिक रहेगा तो ये क्या करेगा, इस यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर देगा केवल एक ही कंपनी के डेटा देखने का। लेकिन सब केसेस में हमारे पास ऐसा नहीं होता। कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे ऐसे भी हैं जैसे अकाउंट्स के, जो कि मल्टीपल कंपनीज़ को यूज करते हैं, मल्टीपल कंपनीज़ में एंट्रीज करते हैं। सो इसलिए हमें यहाँ पर क्रिएट यूज़र परमिशन नहीं करना है। अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करना है किसी यूज़र को कि वो केवल एक ही का देखेंगे, तो वो तरीका यहाँ से नहीं है, उसका एक अलग तरीका है। वो आप ERP डिपार्टमेंट से बात करके पता कर सकते हैं, बट इसको आप यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैंक रखिए और आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, लीव अप्रूवर एंड एक्सपेंस अप्रूवर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिपार्टमेंट लेवल पर आप जाकर वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉय लेवल पे डालने की ज़रूरत इसको नहीं है। डिफ़ॉल्ट शिफ्ट और बायोमेट्रिक आईडी एंड हॉलीडे लिस्ट, तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेरोल जनरेट करने के लिए, मतलब अटेंडेंस ही कैलकुलेट इससे होगी सारी की सारी। अगर हमने शिफ्ट गलत डाल दिया, बायोमेट्रिक आईडी और ये हॉलीडे लिस्ट अगर सही नहीं डाला कुछ, तो उसकी वजह से गलत हो सकता है। अब मैं एक और चीज़ में बताना भूल गया, जब हम शिफ्ट टाइप में जाएंगे तो उन एम्प्लॉयज़ का जिनकी हमें रेगुलर शिफ्ट चेंज करनी होती है हर 15 दिन में, तो उनके लिए हमने एम्प्लॉय में तो डिफ़ॉल्ट शिफ्ट खाली रखा है, तो हम उनको असाइन कैसे करेंगे, तो उसका प्रोसीजर है शिफ्ट असाइनमेंट। तो आप चाहे तो एक एक को असाइन कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉय को जो कि हरे कृष्ण मूवमेंट में है और ये डेट से ये डेट तक, अगले 5 तारीख से और 11 तारीख तक इसकी शिफ्ट जो है वो डे शिफ्ट रहेगी, और इसको आपने सेव कर दिया। फिर आप वापस कुछ और 11 तारीख के बाद में कुछ दूसरा आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं। तो ऐसे करके जब भी आप शिफ्ट चेंज करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। या एक अच्छा टूल है शिफ्ट असाइनमेंट टूल, आई थिंक, हाँ, शिफ्ट असाइनमेंट टूल है, जिसमें भी आप सेम काम कर सकते हैं। यहाँ आप हरे कृष्ण मूवमेंट कंपनी सेलेक्ट किया, शिफ्ट टाइप कौन सा आपको देना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, कब से देना है, 5 तारीख से, और किन को देना है वो आप यहाँ पे फिल्टर लगा लीजिए। सपोज़ मुझे केवल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोगों का चेंज करना है शिफ्ट, सिक्योरिटी क्लिक कर लिया। किस किस का चेंज करना है, कोई 2-3 स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे असाइन कर दिया। तो इससे क्या होगा, हम 3-4 एम्प्लॉय को एक साथ में यहाँ पे शिफ्ट उनकी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये शिफ्ट जो चेंज करने का है ये हमें रेगुलर ध्यान रखना है, नहीं तो अगर हम कभी चेंज करना भूल गए और उस शिफ्ट के हिसाब से अगर उसकी बायोमेट्रिक आ रही है तो फिर वो अटेंडेंस में कोलैप्स हो जाएगा। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। सो ये शिफ्ट असाइनमेंट टूल है। सो ये वाला पार्ट हमारा डन, बिगिनिंग वाला। अब हम नेक्स्ट आते हैं अटेंडेंस पर। अटेंडेंस कैसे मार्क होती है। सो जब आपके लिए जो आपकी जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, बायोमेट्रिक से ERP में कनेक्टिविटी करने के लिए बैकएंड पे जो प्रोग्रामर हैं, जो डेवलपर हैं, वो इसको सेट कर देंगे। और सेट करते ही क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट है एम्प्लॉय चेक इन। ये एम्प्लॉय चेक इन डॉक्यूमेंट है जो कि सारे चेक इन्स को स्टोर करता है जब भी बायोमेट्रिक में कोई पंचिंग होती है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर टोटल अगर मैं इस पर क्लिक करूँ 7470, ये क्या है, नंबर ऑफ पंचिंग, मतलब कितनी बार लोगों ने फिंगरप्रिंट से अपना वहाँ पर पंचिंग किया है बायोमेट्रिक में, वो सारे पंच यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जब भी आप ये इंटीग्रेशन करेंगे बायोमेट्रिक से ERP में, तो ऑटोमेटिकली एवरी डे वो वहाँ से पंचिंग उठाता रहेगा यहाँ चेक इन्स में। और आप यहाँ देखेंगे पूरा चेक इन आ रखे हैं एक एक करके, जैसे राकेश, यहाँ पर आप देखेंगे 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे का पंच है, 2 अप्रैल को शाम को 6:57 का पंच है, 3 अप्रैल को पंच है सुबह 3 बजे का, 3 अप्रैल को सुबह 12:48 का। तो अभी आप देखिए इसमें क्या इश्यू हो सकता है, अगर हम मान लो सेम शिफ्ट रखते हैं तो जब हम शिफ्ट स्पेसिफिक रखते हैं तो एक दिन ये आया है सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, अगले दिन ये आया है सुबह 3 बजे से दोपहर को 12 बजे तक।
तो अगर हमने स्ट्रिक्ट मान लो सुबह 10 बजे से 6 बजे की शिफ्ट रखी है, तो अगले दिन तो ये एक तरह से उस हिसाब से क्या हो गया, हाफ डे या एब्सेंट हो गया। सो ये इसलिए स्पेसिफिक शिफ्ट रखने में रिस्क है। तो वो हम, लेकिन अगर हमने जो शिफ्ट रखी है सुबह 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, तो उस शिफ्ट में ये दोनों अटेंडेंस सही है। क्यों? दोनों जो है उसी क्राइटेरिया में आ रही हैं, और दोनों में आप देखेंगे 7 घंटे से ज़्यादा उसने काम भी किया है, तो उसका वो प्रेजेंट भी कंसिडर किया जा सकता है। सो इस तरह से आपको एवरी डे की आपको टोटल यहाँ पे चेक इन्स यहाँ पे दिखेंगे। आप अगर किसी एक एम्प्लॉय के चेक इन को ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप वो एम्प्लॉय का नाम डाल सकते हैं और उस एम्प्लॉय के चेक इन्स को देख सकते हैं। क्योंकि हमें कई बार क्या होगा, पंच मिस हुआ है किसी का, ये हमें ट्रैक करना होगा, तो वो हमें यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम डालो, और यहाँ पर फिल्टर में आप जो एक्चुअली जो टाइम फील्ड है उसके अंदर वो चीज़ आती है क्या, जो डेट एंड टाइम, तो आप टाइम पे क्लिक करो और किस डेट पे मैं पंच या मिस पंच देखना है उस डेट का आप क्लिक कर दो। तो आपको इसमें कोई भी पंच नहीं मिला, मैं कोई पुरानी डेट पे जाता हूँ, तो आप देखेंगे 10 तारीख को केवल एक ही पंच है सुबह 8:51 पे। इसका मतलब उस दिन उनका पंचिंग दूसरा वाला मिस हो गया। दूसरा वाला मिस हो गया, इसकी वजह से उनका क्या लग गया, एब्सेंट लग गया। तो इसलिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पंच को ढूंढ सकते हैं। मैं फिल्टर वापस हटा देता हूँ। सो अटेंडेंस कैसे लगती है, जो हमारी शिफ्ट है उस शिफ्ट के आधार पर ये टाइम ड्यूरेशन देखता है। 7 घंटे से ऊपर है तो प्रेजेंट लगा देगा, 7 से कम है तो हाफ लगा देगा, 3 घंटे से अगर कम है तो उसकी एब्सेंट लगा देगा। तो इस तरह से ये जितनी भी आई हैं ये ऑटोमेटिकली काम होता रहेगा। मतलब एवरीडे आपका जो ये चेक इन्स आता रहेगा एवरीडे, और हर घंटे जो है हमारा सिस्टम चेक करता रहता है ये चेक इन्स को, और जो भी नए चेक इन्स आते हैं उनके आधार पर अपने आप ये अटेंडेंस को मार्क करता रहता है। अटेंडेंस को कैसे मार्क करता है, अगर आपको दिखाऊं अटेंडेंस पे जाके, तो ये इसने अटेंडेंस मार्क कर रखी है सारी की सारी। अटेंडेंस कहाँ से मार्क की है इसने चेक इन से ही मार्क की है। ये आप देखेंगे 2 चेक इन हैं जिसके आधार पर इसने ये अटेंडेंस मार्क की है 4 अप्रैल की। ये चेक इन से अगर देखना हो तो इस पे जाइए, आपको दोनों चेक इन मिल जाएंगे 4 अप्रैल के सुबह 9 बजे, शाम को 6 बजे। ये 2 चेक इन हैं, इनके आधार पर इन्होंने यहाँ पर अटेंडेंस मार्क की है। और दोनों का डिफरेंस भी इसने निकाल लिया, 9 आवर्स क्या हो गया, वर्किंग आवर्स, और शिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर ही लेके आ गया और इसकी अटेंडेंस मार्क हो गई। सो वेरी इजी, बायोमेट्रिक से अटेंडेंस आया, अपने आप चेक इन और अपने आप अटेंडेंस लग गया। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें केवल देखना है कि अटेंडेंस लग रही है कि नहीं लग रही। तो एक थोड़ा सा चीज़ हमें ध्यान रखना है, रेगुलर यहाँ पे चेक करते रहना है। जैसे आप यहाँ देखेंगे 1 डे 1 डे 1 डे, मतलब एक दिन पहले ही अटेंडेंस आई है। अगर आपको लगे कि बहुत दिनों से यहाँ पर कुछ अटेंडेंस आ नहीं रही है, तो आप समझ जाओ कि बायोमेट्रिक में कोई इश्यू हो गया है, ERP हमारा फैच नहीं कर पा रहा है। सो इमीडिएटली आप ERP डिपार्टमेंट को बता सकते हैं और वो लोग इसको ठीक करेंगे। सो इस तरह से आप ट्रैक रख सकते हैं सारी अटेंडेंस अपने आप। अगर आपने शिफ्ट सही सेट कर रखी है एम्प्लॉयज़ की, तो अपने आप यहाँ पे अटेंडेंस मार्क होती जाएंगी उनकी। सो शेड्यूलिंग एंड कनेक्शन ये हमने ऑलरेडी देख लिया। चेकिंग मिस पंच हो गया। अटेंडेंस में हाउ इट इज़ मार्क्ड एज शिफ्ट ये हमने देख लिया। अटेंडेंस रिक्वेस्ट फॉर मिस पंच, ओके। अटेंडेंस रिक्वेस्ट, सो जब हमें पता चल गया कि उसकी एक्चुअली में मिस पंच हुई है, तो हमें क्या करना है, उसकी अब अटेंडेंस मार्क करनी है उस मिस पंच के लिए। तो आप जाइए अटेंडेंस रिक्वेस्ट। अटेंडेंस रिक्वेस्ट जो है ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको आप क्रिएट करते हैं अटेंडेंस मार्क करने के लिए विद ए रीजन फॉर ए स्पेसिफिक एम्प्लॉय। किसी एक एम्प्लॉय के लिए कोई एक रीजन के साथ में आप उसका डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉय सेलेक्ट किया मैंने, कब से कब की अटेंडेंस मार्क करनी, केवल एक ही दिन की मार्क करनी है तो केवल एक दिन सेलेक्ट किया। हाफ डे मार्क करना है तो हाफ डे क्लिक कर सकते हैं। और रीज़न हम यहाँ देख सकते हैं, ऑन ड्यूटी पे ही थे लेकिन मिस पंच हो गया। शिफ्ट में यहाँ कुछ नहीं डालना। इंक्लूड हॉलीडेज आप यहाँ टिक कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे इमीडिएटली ये जो डेट्स हैं फ्रॉम डेट टू डेट, ये डेट पर जाकर क्या हो जाएगा, अटेंडेंस इसकी मार्क हो जाएगी। तो इस तरह से आप अटेंडेंस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं किसी एक एम्प्लॉय के लिए और कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ में।
सो मेजोरिटी ऑफ केसेज में जहाँ आपको मिस पंच वगैरह ये से जो केसेज जो आपको डालने हैं वो सारी, या किसी एचओडी ने बोला है कि घर से काम किया था इसने, तो वो सारी चीज़ें अटेंडेंस रिक्वेस्ट में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अटेंडेंस टूल फॉर बल्क अटेंडेंस मार्किंग। सो अटेंडेंस टूल, जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक से हम नहीं लेते, जैसे व्हीकल डिपार्टमेंट है, उनका कभी भी आना जाना होता है सुबह शाम और सब कुछ, तो उसकी अटेंडेंस हम बायोमेट्रिक से नहीं ले सकते, उसकी हमें मैनुअली मार्क करनी पड़ेगी। तो मैनुअली मार्क करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एम्प्लॉय अटेंडेंस टूल के नाम से एक फंक्शनैलिटी है, उस पर जब आप जाएंगे तो आप किसी भी डे को सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज ये आज की डेट में मुझे मार्क करनी है अटेंडेंस किसी एक डिपार्टमेंट की, अगर मार्क करनी, फिल्टर पे क्लिक किया, मुझे व्हीकल डिपार्टमेंट की अटेंडेंस मार्क करनी है, तो मुझे व्हीकल के सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मुझे किसी एक डेट पे डालना है सबके अटेंडेंस, सिलेक्ट ऑल, किसी एक दो का हटाना है, हटा दिया, और क्या अटेंडेंस डालनी है, प्रेजेंट डालनी है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे मार्क अटेंडेंस पे क्लिक कर दूंगा, तो इन सभी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे की हमें डालनी है, नेक्स्ट डे पे आप डालिए जिन जिन की आपको अटेंडेंस मार्क करनी है। तो इस तरह से आप एवरी डे ऐसे एम्प्लॉयज़ का जिनका अटेंडेंस एक्चुअली में हम आप मेंटेन नहीं करते, मतलब बायोमेट्रिक के थ्रू, तो उनकी अटेंडेंस यहाँ से आप मैनुअली मार्क कर सकते हैं। यहाँ उन एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मार्क नहीं करनी जो रेगुलर बायोमेट्रिक से देते हैं, और उनके केस में आपको अटेंडेंस रिक्वेस्ट से करनी है, ताकि हमेशा एक रीज़न हमारे पास में रहे कि हमने क्यों उनकी अटेंडेंस, स्पेशली उसकी अटेंडेंस उस दिन मार्क की है, तो वो आप अटेंडेंस रिक्वेस्ट से प्रोसेस कर सकते हैं। मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, ये जो अटेंडेंस टूल है, इसके अंदर उन लोगों की अटेंडेंस नहीं दिखती जिनकी ऑलरेडी मार्क्ड है। जैसे कि मैं सपोज 4 अप्रैल को गया, 4 अप्रैल को सारे एम्प्लॉयज़ की मार्क ऑलरेडी, इसलिए मुझे यहाँ ऊपर सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। 5 अप्रैल को गया तो यहाँ पर आप देखेंगे मुझे केवल 2 एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मार्क करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। क्यों? इन 2 एम्प्लॉयज़ के अलावा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अटेंडेंस ऑलरेडी यहाँ पर मार्क है। तो जिनकी अटेंडेंस ऑलरेडी मार्क है वो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाएगा इस लिस्ट में, एम्प्लॉय सेलेक्ट करके उनकी अटेंडेंस मार्क करने के लिए। तो अगर हमें अटेंडेंस अगर किसी की हटानी है, किसी एम्प्लॉय की, तो आप सिंपली आप अटेंडेंस में जाइए, और किसकी हटानी है, सपोज ये युवराज सिंह की मुझे प्रेजेंट हटानी है 1 अप्रैल को, उस पर आप जाइए और यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे ऑटोमेटिकली इसकी अटेंडेंस वहाँ से गायब हो जाएगी। सो इस तरह से आप अटेंडेंस किसी की रिमूव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट। तो जितनी भी अटेंडेंस यहाँ पर प्रोसेस हुई हैं बायोमेट्रिक के थ्रू या मैनुअली या अटेंडेंस रिक्वेस्ट मिस पंच के थ्रू, सो सारी अटेंडेंस जो है उसको आप एक जगह मंथली अटेंडेंस शीट में आप देख सकते हैं। कंपनी सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको सारे एम्प्लॉयज दिख जाएंगे। डे वाइज उनकी कौन सी अटेंडेंस क्या थी। सो यहाँ पर WO मतलब वीक ऑफ, A फॉर एब्सेंट, P फॉर प्रेजेंट, एंड एक और ऑप्शन रहेगा HD मतलब हाफ डे। और इसके अलावा एक और ऑप्शन दिखेगा L, अगर हम किसी की लीव को एडजस्ट कर रहे हैं किसी एब्सेंट या किसी एक डे से, तो उस दिन आपको मिलेगा L। सो इस तरह से आपके पास में ये सारे ऑप्शन रहेंगे। फिर हम अगर आप समराइज्ड व्यू देखना चाहते हैं तो समराइज पे क्लिक करिए, तो आपको यहाँ पर टोटल प्रेजेंट, टोटल लीव्स, टोटल एब्सेंट, टोटल हॉलीडेज, अनमार्क्ड डे, कैजुअल अर्न लीव, लीव्स वगैरह सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक साथ मिल जाएंगी। अटेंडेंस एंड लीव सारी चीज़ें हर एम्प्लॉय की पूरी फॉर्म में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, अटेंडेंस वगैरह। तो ये है समराइज्ड व्यू देखने का तरीका। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं किसी को भी, तो मेन्यू पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करेंगे, या आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन हमारे पास हैं तो हम वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके,
से मंथली अटेंडेंस शीट हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सैलरी की तरफ। सो सैलरी से पहले हम लीव टाइप पे डिस्कस करेंगे। लीव कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग वो क्या हैं। सो किसी भी मैं एक लीव पे गया, इसके सारे ऑप्शंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अर्न लीव, ये हमने अर्न लीव जो है इसका नाम दिया है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसका जो जो नेचर है वो अर्न लीव होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड होगा नीचे यहाँ से इज अर्न लीव से, और इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ अभी थोड़ी देर में कि ये अर्न लीव होता क्या है। सो मैक्सिमम लीव अलोकेशन अलाउड, मतलब कितनी लीव मैक्सिमम वो पर्सन ले सकता है अपने पूरे लाइफ टाइम में, मतलब जब तक वो जॉब करेंगे रिटायरमेंट तक। सो यहाँ पर आप हम लोग 0 सेट करके अगर रखेंगे तो इसका मतलब है कि कोई लिमिट नहीं है। एप्लीकेबल आफ्टर, मतलब कितने डेज वो वर्क कर लेंगे, वर्किंग डेज उनके हो जाएंगे तो ही वो इस अर्न लीव को ले सकते हैं, ये यहाँ पर रहेगा एप्लीकेबल आफ्टर में। मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव लीव्स अलाउड, मतलब एक साथ में कितनी अर्न लीव ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इस तरह से। फिर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, यहाँ कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि जो हमारा लीव का पीरियड है, जैसे कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमारा लीव का पीरियड है, तो 31 दिसंबर के बाद में जब हम अगले पीरियड में जब मूव करेंगे तो वहाँ पर ये वाली जो लीव्स हैं उनको कैरी फॉरवर्ड होना है कि नहीं होना है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है इज कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है कि मंथली मंथली हमें कितनी मिल रही हैं, नहीं, मंथली वाला जो सिस्टम है वो अलग चीज़ है। ये कैरी फॉरवर्ड है केवल एक पीरियड से, पूरे मतलब पूरे साल भर में जितनी हुई उनको अगले साल में ट्रांसफर करना कि नहीं करना, इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। इज लीव विदाउट पे, मतलब ये लीव जो है ये बिना पेमेंट के लीव, जनरली हमारे ये सारे ऑप्शंस काम में नहीं आएंगे। ये जितने भी अब नीचे ऑप्शंस हैं ये कोई काम के नहीं है अपने, बट जस्ट मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ। आई थिंक मुझे इसमें नहीं बताना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सो ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं ये अपने काम के नहीं है, केवल इज कैरी फॉरवर्ड हमें टिक करना है। चाहे तो लास्ट ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं इज कंपेंसेटरी, तो इसको हम टिक करके रख सकते हैं अगर वो कंपेंसेटरी में सी ऑफ वाला है तो बट आई थिंक इसकी भी नीड ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम इसको करके रख सकते हैं। उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड, मैक्सिमम कैरी फॉरवर्डेड लीव्स, मतलब जब साल एंड होगा तो साल के एंड में कितने लीव्स को अगले साल जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसकी लिमिट 0 सेट करने का मतलब कोई लिमिट नहीं है। एक्सपायर कैरी फॉरवर्डेड लीव्स, मतलब अगर 50 वो लीव्स को कैरी फॉरवर्ड किया अगले साल तो वो 50 लीव्स कितने दिनों तक वैलिड है, तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। 0 मतलब कोई लिमिट नहीं है। इनकैशमेंट, मतलब वो लीव्स को हम इनकैश कर सकते हैं क्या, तो अगर वो है तो अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी लीव्स को इनकैश किया जा सकता है, और अर्निंग कंपोनेंट क्या रहेगा, ये जब हम सैलरी कंपोनेंट पे आएंगे तो वहाँ पर आएगा, तो हम उसकी सैलरी में जोड़ देंगे अगले नेक्स्ट मंथ का जो वो बनेगा स्लिप, उसमें फिर वो सैलरी कंपोनेंट में आ जाएगा। तो कौन से सैलरी कंपोनेंट में इनकैशमेंट जाना है वो यहाँ पे अपन डाल सकते हैं। अब हम आते हैं अर्न लीव। अर्न लीव, इज अर्न लीव अगर हम टिक किया है, अर्न लीव का मतलब ये नहीं होता कि उससे उसको आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, सैलरी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब अर्न लीव का मतलब ये नहीं होता। अर्न लीव का मतलब है कि हर महीने या जो भी आप फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, हर महीने आप कितनी लीव्स को अर्न करते हो। जैसे कि टोटल लीव्स मैंने सपोज 18 डिफाइन कर दी पूरे साल भर के लिए, तो और शेड्यूल मैंने डाल दिया मंथली, तो हर महीने मैं कितनी लीव्स को अर्न कर सकता हूँ, वो क्या रहेगा 18 डिवाइड बाय 12। सो 1.5 के आसपास जो लीव्स हैं वो मैं क्या कर सकता हूँ, हर महीने अर्न कर सकता हूँ। मतलब हर महीने इतनी मेरी ऐड होती जाएंगी 1.5 1.5 1.5 हर महीने। और वो कब ऐड होनी है, अलोकेट ऑन डे, फर्स्ट डे या लास्ट डे, वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। राउंडिंग 0.5 में, और भी हम इसको चाहे तो डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ 0.5 रखा हुआ है, तो राउंड ऑफ हो जाएगा 0.5 पर। सो इस तरह से हम ये अर्न लीव को सेट कर सकते हैं। तो ये जो सारी सेटिंग्स है, सेम सेटिंग्स जो हैं कैजुअल लीव में भी डाल सकते हैं, कंपेंसेटरी ऑफ में भी डाल सकते हैं, और फिर उसके अलावा और भी जितनी भी टाइप ऑफ लीव्स हैं हमारे पास में, वो सारी लीव्स को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लीव अलोकेशन। अब हम लीव अलोकेट करना चाहते हैं।
सपोज मैं किसी एक एम्प्लॉय को लीव अलोकेट करना चाहता हूँ, अभी सपोज एक नया साल शुरू हुआ है 1 जनवरी 2025 में है सपोज अभी हम। सो एम्प्लॉय मैंने सेलेक्ट किया, मुझे 1 जनवरी 2025 से जो है 1 जनवरी 2025 से मुझे 31 दिसंबर 2025 तक लीव्स देनी है। ओके, और लीव टाइप सपोज अर्न लीव मुझे देनी है। ये एक बार का काम होगा साल के शुरुआत में, और टोटल लीव्स कितनी देनी है? 18। ओके, और ऐड अनयूज लीव फ्रॉम प्रीवियस अलोकेशन, ये मुझे टिक करना है लीव टाइप अर्न लीव और उन सब के केसेस में, ताकि पुरानी जो अनयूज्ड है वो भी इसमें आ जाए। आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट भी ये टिक हो जाएगा, क्योंकि लीव टाइप अगर अर्न लीव है तो। सो ये चीज़ें हमने डाल दी है, और इसको जब हम सबमिट कर देंगे तो ये जो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को 18 लीव्स मिल जाएंगी अर्न लीव पूरे साल भर के लिए, और पिछली वाली भी आके ऐड हो जाएंगी। इस तरह से आप इसको लीव अलोकेट कर रहे हैं साल भर के लिए। तो ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ के लिए लीव अलोकेट होनी है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो हम ऐसे एक एक करके पास ना करके, हमारे पास ऑप्शन है, हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटा इंपोर्ट का फीचर यूज़ करके उसमें ERP डिपार्टमेंट की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें कि एक एक्सेल बनाया जिसमें एम्प्लॉय एंड लीव टाइप फ्रॉम डेट टू डेट एंड टोटल लीव्स ये डाल के पूरा एक साथ अपलोड कर दिया। या दूसरा ऑप्शन है, एक्चुअली लीव कंट्रोल पैनल है, लीव कंट्रोल पैनल, इस पर जाकर भी हम बल्क में सेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कब से कब देना है हमें। सपोज मैंने कहा 1/1/2024 से 31/2024 तक देना है। कैरी फॉरवर्ड करना है, लीव टाइप अर्न टाइप देना है, टोटल 18 देना है। और अगर मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ को ही सिलेक्ट करना है, उन्हीं को देना है, तो मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ। नहीं तो अगर मुझे सबको देना है तो सारे एम्प्लॉयज़ तो हैं ही एनीवे लिस्ट में, और अब मैं यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया और अलोकेट लीव, तो इमीडिएटली क्या करेगा, सारे एम्प्लॉयज़ को लीव अलोकेट कर देगा। ओके, सो इस तरह से हम बल्क में जो है लीव अलोकेट कर सकते हैं सारे यूजर्स को एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो EL CL दोनों हम जितनी देना चाहते हैं साल में, वो यहाँ से अलोकेट कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका है। तो जितने लीव अलोकेट करेंगे, फिर अपने आप वो जो है जब हम लीव देने लगेंगे तो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा वो। नेक्स्ट हम जाते हैं लीव एप्लीकेशन। नाउ लीव एप्लीकेशन का जो काम है वो है कि जिस डेट पे आप लीव ले रहे हो उस डेट पर आपका अटेंडेंस लग जाएगा। मतलब आप एक तरह से उस दिन का आपका प्रेजेंट जैसा हो जाएगा वो, और आपका वो पेमेंट डेज में आ जाएगा, वर्किंग डेज में आपका वो डे आ जाएगा। सो लीव एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन आती है लीव के लिए, वो सारी यहाँ पर ऐड करनी है। सो लीव एप्लीकेशन में लीव एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऊपर सारी लीव्स दिखा देगा कि इस एम्प्लॉय को कितनी लीव्स इसकी बची हुई हैं। जैसे कैजुअल लीव बची हुई है 5.5, तो इस 5.5 में से मैं इनको लीव दे सकता हूँ कैजुअल लीव। और कब से कब तक मुझे देना है, कोई एक डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये डेट से ये 3 दिन के लिए टोटल लीव डेज 3 हैं। कुछ रीज़न अगर डालना है, और लीव अप्रूवर मतलब इनका कौन अप्रूव करेगा, जो लीव है इनके जो HOD जनरल इनके डिपार्टमेंट के, तो वो आप लीव अप्रूवल यहाँ पे डालेंगे। और अभी ये राइट नहीं दिखा रहा, सो वो हम करेक्ट कर सकते हैं। तो लीव अप्रूवर डालेंगे और वो ईमेल चला जाएगा उनके पास में, और फिर वो उस लीव को अप्रूव कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने HR को ये फंक्शनलिटी दे दी थी कि लीव अप्रूवर को डाल दें आपको खुद को ही, और यहाँ पे स्टेटस में अप्रूव्ड कर दें, और किस डेट को वो ये जो डॉक्यूमेंट है पोस्ट हो रहा है, तो ये पोस्टिंग डेट हो गई। तो इस तरह से हम जो है उसकी लीव को क्या कर देंगे, अटेंडेंस में कन्वर्ट कर देंगे एक तरह से। मतलब उस दिन पर वो क्या दिखाने लगेगा, प्रेजेंट दिखाने लगेगा एक तरह से, और उसका पेमेंट डेज में आ जाएगा। सो हम ये लीव चाहे तो पास्ट की या फ्यूचर की, हम कभी भी डेट की ये लीव एडजस्ट कर सकते हैं।
सो ये लीव एडजस्टमेंट का तरीका हो गया लीव एप्लीकेशन के थ्रू। देन एम्प्लॉय लीव बैलेंस, अगर हमें रिपोर्ट देखनी है कंसोलिडेट एक जगह पे कि कितना उनका लीव बचा हुआ है, तो एम्प्लॉय लीव बैलेंस, यहाँ मैं डेट थोड़ा सही डालता हूँ। तो आप देखेंगे ये कैजुअल लीव, ये एम्प्लॉय के पास कितनी है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, लीव कितनी ले ली, कितनी एक्सपायर हो गई, तो सारी यहाँ पर आपको दिखेगी। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है एम्प्लॉय लीव बैलेंस समरी, दूसरी वाली, जिसमें समरी दिखाएगा टोटल कि आज की डेट में कितनी ये सारे एम्प्लॉयज़ के पास में कितनी कितनी लीव्स अवेलेबल हैं, कैजुअल लीव कितनी है, सी ऑफ कितनी है, अर्न लीव कितनी, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव कितनी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर वो आपके एक जगह पे आपको लीव्स दिख जाएंगी। सो इस रिपोर्ट के थ्रू हम लीव्स देख सकते हैं। सो आफ्टर लीव्स नाउ वी कम टू पेरोल। सो हमारे लीव्स हो गया, अटेंडेंस हो गया, तो अब दोनों के आधार पे हमारे पास में एक महीने के अंदर कितने उसके वर्किंग डेज हैं, ये डेटा हमारे पास आ चुका है। अब उस डेटा के आधार पर हम सैलरी रिलीज़ करेंगे। तो सैलरी रिलीज़ करने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें सेटअप करनी है, उसके पे ऊपर अभी हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाते हैं सैलरी कंपोनेंट पर। मैंने सर्च किया सैलरी कंपोनेंट, तो जितने भी सैलरी कंपोनेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ये जो है वंस इन ए वाइल करने वाली चीज़ है, और इसको अगर हमें जब भी करना है एक बार शुरुआत में हम पूछ भी सकते हैं कि किस तरह से कुछ इश्यू तो नहीं, मतलब ईआरपी डिपार्टमेंट से डिस्कस कर सकते हैं, या ये वीडियो फिर से देख सकते हैं ताकि हम कोई गलती ना करें। तो सबसे पहले मैंने बेसिक डिफाइन किया। यहाँ पर कंडीशन एंड फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें आप देखेंगे यहाँ पे फार्मूला में आप कोई भी फार्मूला सेट कर सकते हैं कि कितना ये होना है बेस से। जो बेस है वो एक्चुअली ग्रॉस है, मतलब कुछ उसको ग्रॉस बोलते हैं या ईआरपी में उसको बोलते हैं बेस। अब बेस के बेसिस पे आप कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, अगर बेस 15,000 से कम है तो 7,000, अगर ज़्यादा है तो बेस का हाफ। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। जब आप बेस डालेंगे बाद में, जब एम्प्लॉय की सैलरी स्ट्रक्चर असाइन करेंगे, तो उस बेस के आधार पर ये कैलकुलेट कर लेगा ये वाला कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट। अब मैं लेफ्ट में आता हूँ, एब्रीवेशन, मतलब ये जो बेसिक जो मैंने लिखा है, ये एब्रीवेशन को अब मैं कहीं और भी यूज कर सकता हूँ दूसरे कंपोनेंट में। जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ फॉर्मूला में ये बेस वर्ड यूज किया, करेक्ट। तो ये जो बेस वर्ड मैंने यहाँ यूज किया, ऐसे ही ये जो बेसिक वर्ड है अब मैं ये यूज कर सकता हूँ दूसरे सैलरी कंपोनेंट में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने हाउस रेंट अलाउंस में फॉर्मूले में यूज किया है। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे बेसिक वर्ड यूज किया है। तो ये बेसिक हम क्यों यूज कर पाए, क्योंकि हमने वहाँ पर उसको डिफाइन किया है। सो जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे यहाँ एब्रीवेशन में, उस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं दूसरे सैलरी कंपोनेंट के फॉर्मूला में। देन यहाँ पर है टाइप, ये अर्निंग होगा या डिडक्शन होगा, अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है। नीचे हमें जो कंपनी जिसमें ये कंपोनेंट रहेगा उसमें कौन से अकाउंट को हिट करना है ये। तो जनरली हम सबके लिए पेरोल पेबल ही रखते हैं, तो हम यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं। राइट साइड में यह है डिपेंड्स ऑन पेमेंट डेज, मतलब जितने पेमेंट डेज होंगे उतना ये कैलकुलेट करेगा। तो अगर 25 है तो 25 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा, तो उतना परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। सो ये पेमेंट डेज पे डिपेंडेंट है या नहीं, ये हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके अलावा टैक्स एप्लीकेबल, अगर टैक्स एप्लीकेबल है तो टैक्स का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें डालनी है, डिक्लेयर फुल टैक्स ऑन दिस डेट्स। सो टैक्स के बारे में इनकम टैक्स स्लैब का एक पूरा अलग चीज़ें हैं, वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। राउंड टू नियरेस्ट इंटीजर, स्टेटिस्टिकल कंपोनेंट। स्टेटिस्टिकल कंपोनेंट मतलब ये कहीं सैलरी वगैरह में नहीं जुड़ेगा, केवल एक कैलकुलेट करने के लिए एक इंटरमीडिएट हमने कंपोनेंट बनाया है, बस स्टेटिस्टिकल है ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर चाहिए तो।
रिमूव इफ जीरो वैल्यूड, मतलब अगर इस कंपोनेंट की वैल्यू टोटल में जीरो आती है तो इस कंपोनेंट को वहाँ सैलरी स्लिप में मत दिखाओ। तो इस तरह से हम सारे ये सेट कर सकते हैं। एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी हम यहाँ फॉर्मूला में चेंज करते हैं कुछ भी, तो हमें यहाँ पर अपडेट सैलरी स्ट्रक्चर में जाके या सिंक फॉर्मूला पे क्लिक कर देना है और इसको यस कर देना है। क्या होगा कि नहीं तो कल को हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया और वहाँ हमारे सैलरी कंपोनेंट में, सॉरी सैलरी स्ट्रक्चर में जो है फॉर्मूला चेंज ही नहीं हुआ तो हमारे लिए इश्यू हो जाएगा। सो जब हमने सारे सैलरी कंपोनेंट बना लिए, यहाँ पर हमें जितने भी हम सैलरी कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, वो चाहे डिडक्शन हो चाहे एडिशन अर्निंग हो, वो सारे कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर डाल लेने हैं। तो वो सारे कंपोनेंट जब हम यहाँ डाल लेंगे तो हम बाद में उनको यूज कर सकते हैं सैलरी स्ट्रक्चर में भी एंड सैलरी स्लिप में भी, जो कि अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। जब हमारे कंपोनेंट्स रेडी हो गए तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की तरफ। सो सैलरी स्ट्रक्चर वो चीज़ है जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट एक पूरा एक आप बोल सकते हैं चंक बनाएंगे हम, मतलब हम एक पूरा अर्निंग एंड डिडक्शंस का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो कॉम्बिनेशन के आधार पर हमारी सैलरी कैलकुलेट होगी, तो उसे कहते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें ये अर्निंग है, ये डिडक्शंस है। तो जितने भी हमारे अर्निंग एंड डिडक्शन हैं जो कि एक फिक्स एक कॉम्बिनेशन पूरा हम एक अप्लाई कर सकते हैं किसी एम्प्लॉय पर, तो वो हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी करना है। तो मैंने कहा ये अर्निंग है, ये डिडक्शन है, तो ये वाले मैंने सारे डालकर यहाँ पर रेडी कर लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सैलरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमें सिंपल ऐड सैलरी स्ट्रक्चर और नेम कंपनी ये सब डाला। उसके बाद में यहाँ पर अर्निंग डिडक्शन में अर्निंग यहाँ पे ऐड कर दो, जो जो अर्निंग हमें यहाँ पे डालनी है, डिडक्शन ऐड कर दो, जो जो डिडक्शन हमें यहाँ पे डालने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो सैलरी कंपोनेंट से सारी चीज़ें यहाँ पे फैच कर लेगा। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर हम रेडी कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद में इस सैलरी स्ट्रक्चर को हम असाइन कर सकते हैं बल्क में एम्प्लॉयज़ को। तो सैलरी स्ट्रक्चर मैंने क्लिक किया, मैन टू, और हरे कृष्णा मूवमेंट में हमें सैलरी स्ट्रक्चर लगाना है। कब से एप्लीकेबल होगा ये, 1 मई से। किन किन एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होगा वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। अब मैं चाहूँ अगर फिल्टर करना कि केवल मैं ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लगाना चाहता हूँ या किसी और के लगाना चाहता हूँ, वो यहाँ फिल्टर कर सकता हूँ। और फिर यहाँ नीचे मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ बेस पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पर ऑप्शन है, मैं बेस कितना डिसाइड करना चाहता हूँ, हर किसी का कितना लिखना चाहता हूँ, वो सारा यहाँ पर लिख के सब जब मेरा हो जाए पूरा रेडी, बेस एंड वेरिएबल। ये जो बेस है ये वही बेस है जिसके आधार पर हमारे सैलरी के बाकी कंपोनेंट्स जो हैं वो कैलकुलेट होंगे। इन वन सेंस बेस जो है ये ग्रॉस है। तो जब हमने सारा डिफाइन कर लिया सबका, तो फिर हम एक साथ यहाँ पे ऊपर असाइन स्ट्रक्चर कर देंगे। तो जैसे ही हम असाइन स्ट्रक्चर करेंगे, बल्क में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होंगे, किसके, सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट के, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट। तो अभी हम देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट। तो जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा तो हमें एक एक जो है सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट देने होंगे, मतलब हर एम्प्लॉय को हमें एक सैलरी स्ट्रक्चर देना है एक तरह से। तो मैं यहाँ पर गया, मुझे किस एम्प्लॉय को देना है, कौन सा स्ट्रक्चर देना है। हमारे केस में क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स मेंटेन करते हो अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन हमारे केस में सारे फॉर्मूले हमने एक ही स्ट्रक्चर में लगा दिए और वही सारा सबका कैलकुलेट कर लेगा। देन फ्रॉम डेट, कब से, इनकम टैक्स स्लैब अगर है उन यूज़र पे एप्लीकेबल तो इनकम टैक्स स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसका पहले उसके लिए पहले हमें लेकिन सेटिंग करनी होगी इनकम टैक्स में जाके, तो वो सारा हम यहाँ पे कर सकते हैं। बेस हम डाल सकते हैं उस एम्प्लॉय का कितना रहेगा, और इसको फिर हम सबमिट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सबमिट किया हुआ है। ओके डन। सो अब हमारे पास में मैं वापस रिपीट करता हूँ, हमारे पास में सैलरी कंपोनेंट हमने बना लिए, उसके बाद में हमने सैलरी स्ट्रक्चर जो कि कॉम्बिनेशन है कंपोनेंट्स का, जिसमें अर्निंग डिडक्शन दोनों है, वो बना लिया, और उस सैलरी स्ट्रक्चर को हमें असाइन करना है एम्प्लॉयज़ को, तो हमने वो भी असाइन भी कर दिया। जब हमारे ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, तब अब हम जाएंगे पेरोल क्रिएट करने पर। सो पेरोल एंट्री पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको नया पेरोल क्रिएट करना है। जैसे इस महीने का पेरोल अब मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ, तो मैंने आज जिस मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, सपोज आज की डेट पे मैंने किस कंपनी के लिए मुझे पेरोल निकालना है वो कंपनी सेलेक्ट कर लिया, और पेरोल फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लिया मंथली, और कौन सी डेट से कौन सी डेट का पेरोल मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का, और
ये सब हो गया। देन अब मैं इसको सेव कर दूंगा। जब इसको मैं सेव कर दूंगा उसके बाद में कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको बटन मिलेगा गेट एम्प्लॉयज़। गेट एम्प्लॉयज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को फैच कर लेगा, या जो भी आप यहाँ पे फिल्टर्स लगाओगे उन एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे निकाल के यहाँ ले आएगा। और ये केवल उन्हीं एम्प्लॉयज़ को लाएगा जिनके लिए ऑलरेडी आपने सैलरी स्ट्रक्चर को असाइन कर रखा है। अगर आपने सैलरी स्ट्रक्चर असाइन नहीं कर रखे तो ये उन एम्प्लॉयज़ की डेटा यहाँ पर फैच नहीं करेगा। जब आपका सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट हो जाए पूरा, मतलब ये एम्प्लॉयज़ को फैच करके ले आए ये सारे, यहाँ पर नीचे जितने भी होंगे सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे रो बाय रो। जब ये पूरे सब आ जाएंगे तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, राइट टॉप कॉर्नर में आपको बटन दिखता है क्रिएट सैलरी स्लिप्स। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर थे यहाँ पे रोज में, उन सब के लिए एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, यहाँ नीचे बटन है वैलिडेट अटेंडेंस। ये बहुत ध्यान रखना है, इसको हमेशा ऑन करना है, क्योंकि हमारी सैलरी स्लिप जो है वो अटेंडेंस के आधार पर वैलिडेट करेगा, मतलब वो उसी के आधार पर जनरेट करनी है। तो वैलिडेट अटेंडेंस पे क्लिक करके सेव करके फिर आप उसको क्रिएट सैलरी स्लिप पे क्लिक करना। जैसे ही आप सैलरी स्लिप पे क्लिक करेंगे ये आपको ऑटोमेटिकली सारी सैलरी स्लिप्स आपको बना के दे देगा। और ये सैलरी स्लिप जो बना के देगा वो कुछ ऐसी आपको दिखेगी, जिसमें कि पेमेंट डेज बताएगा, कितने दिन हैं, कितने एब्सेंट थे, कितने वर्किंग डेज हैं, कितने अर्निंग एंड डिडक्शंस, सारा कैलकुलेट आपको ग्रॉस के आधार पर वो आपको यहाँ पर विजिबल होगा। प्रोविडेंट फंड पीएफ कितना डिडक्ट किया और नेट पे कितना इसमें मिलेगा और कितनी लीव्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टोटल एक ही डॉक्यूमेंट में आपको दिखा देगा सैलरी स्लिप में। अब ये जब बनेगा तो एक्चुअली में ड्राफ्ट में रहेगा ये, मतलब सबमिट नहीं होता वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली। ये तो क्योंकि मैंने सबमिटेड था उसको कैंसिल किया इसलिए कैंसिल दिखा रहा है। सो जब ये ड्राफ्ट में रहेगा तो अगर आपको रिलीज करने से पहले आपको एक बार रिव्यू करना है स्लिप्स को, सैलरी स्लिप्स को, और आप यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी अगर आपको डालने हैं डिडक्शन में या अर्निंग में, सपोज उसका किसी का पेनल्टी आपको डिडक्ट करना है तो या डिडक्शन में आप पेनल्टी कंपोनेंट सेलेक्ट करो और कितना अमाउंट डिडक्ट करना है वो डाल सकते हो, या किसी ने कुछ ड्रेस आपने दिया वो डिडक्ट करना है तो वो आप कंपोनेंट डालो और उसका अमाउंट कितना है वो डिडक्ट करो। इस तरह से आप सारे सब चीज़ें अगर आप कर लो उसके बाद में ही आप सैलरी स्लिप को सबमिट करना। और जैसे ही आप सैलरी स्लिप को सबमिट करेंगे तुरंत आपको जो है जो यूज़र जो आपने असाइन कर रखा है उस एम्प्लॉय के अंदर, उस यूज़र के पास में वो सैलरी स्लिप भी ईमेल हो जाएगी। तो इस तरह से सैलरी स्लिप भी सबके पास में पहुंच जाएगी। और अगर आपको सैलरी स्लिप को प्रिंट करना है तो यहाँ पर, क्योंकि ये तो कैंसिल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे बाद में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में सबमिट करने के बाद में, तो ऊपर यहाँ पर आपको प्रिंट का बटन भी मिलेगा और आप वहाँ पे जाके प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट का जो फॉर्मेट है वो क्या रहना है वो डिसाइड होगा, जैसा डिस्कशन उसके आधार पर हम लोग उसके अंदर कुछ भी फील्ड्स जो हम चाहते हैं वो सारे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और एक बार डिज़ाइन करने के बाद में फिर उस फॉर्मेट को हम हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा हो गया सैलरी स्लिप। अब कुछ मिसलेनियस सेटिंग्स हैं, एचआर सेटिंग्स में हम जाते हैं। एचआर सेटिंग्स आई थिंक इसमें विजिबल नहीं है, ये एडमिन के पास में ही राइट है, मैं जस्ट एक बार वहाँ पे दिखा देता हूँ। पेरोल सेटिंग्स, सो कैलकुलेट प्रोसेस पेरोल वर्किंग बेस्ड ऑन अटेंडेंस। तो यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं वो ऑलरेडी हमने कर रखी हैं और इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। मतलब केवल एक ही चीज़ था जो पासवर्ड पॉलिसी, जो कि मैंने अभी रिसेंटली चेंज करके डिफाइन किया था कि जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास में जाएगा उन यूजर्स के पास में, उस पीडीएफ पे एक पासवर्ड लगा होगा। पासवर्ड अभी हमने क्या रखा है SAL डैश एंड डेट ऑफ बर्थ, जो उनका ईयर जो रहेगा वो हम यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक बटन है ईमेल सैलरी स्लिप टू एम्प्लॉय। तो हम जो एम्प्लॉय को जो भेजना अगर चाह रहे हैं तो हमें इसको टिक करके रखना है, तो अपने आप फिर उनके पास में चली जाएगी। सेंडर में हम यहाँ पे डाल सकते हैं
किससे ईमेल जाना है, तो वो हम ईमेल आईडी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और फिर उस ईमेल से जो है टेम्पलेट, वो जो सैलरी स्लिप है वो चली जाएगी। तो हम इनक्रिप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो सारी सेटिंग्स कुछ यहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी आई थिंक नीड नहीं है बाकी चीज़ों के लिए। सो विद दिस वी आर डन रिगार्डिंग HR एंड पेरोल मॉड्यूल। हरे कृष्णा।